1, 2, 3, come on! Hello, good morning students. Welcome to the सागर मैथमेटिक्स क्लासेस. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो वो है अवयवों के प्रकार. इससे पहले जो हमारा थ्योरी है वो प्रीवियस लेक्चर में उपलब्ध है. अगर कोई बच्चा अगर ये थ्योरी देखना चाह रहे हैं, इससे पहले वो प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा वो पहले देखे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें. ठीक है, इससे पहले अभी 2 वीडियो है हमारा उसमें, तो वो सबसे पहले देखें, क्योंकि उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया है मैट्रिक्स का. और इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स. इस टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में बहुत ही प्रकार के मैट्रिक्स है हमारे पास. बारी बारी से हम प्रत्येक टाइप्स को डिटेल रूप से यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले आते हैं रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्तंभ अवयव. अब ये क्या है? रो मैट्रिक्स या स्तंभ अवयव क्या है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो ऐसा जो भी मैट्रिक्स होगा जिसमें एक ही रो होगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स. यानी कि एक स्तंभ होना चाहिए. ठीक है, अगर जो भी बच्चा हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, वो हम बोलते जाएंगे तो अपना वो लिखते जाएगा कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ की संख्या होगा, उस अवयव को हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं. ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिए. इस मैट्रिक्स में कितना रो की संख्या है? केवल एक ही रो है. हॉरिजॉन्टल वाले लाइन में जो होता है वो रो होता है. ठीक है ना, तो इसमें कितना रो है? तो ओनली वन रो है. और कॉलम कितना है, यानी कि पंक्तियां इसमें कितनी है? तो पंक्ति कितना है? 1 2 3 पंक्ति है. तो इस मैट्रिक्स का कोटि यानी कि ऑर्डर निकालना होगा तो क्या निकलेगा? पहले रो लिखते हैं, रो की संख्या और क्रॉस का चिन्ह, अब पंक्ति की संख्या. यानी कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1/3. अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. इसमें 0 1 7 4 लिखा हुआ है. अब इसमें भी पंक्ति की संख्या क्या है? एक ही पंक्ति की संख्या है. और स्तंभ की संख्या कितना है? 4 है. तो इसको क्या लिखेंगे? 1/4. यानी कि देख रहे हैं कि जितना भी हम रो मैट्रिक्स लिखते जा रहे हैं, सबके पहला में यानी कि रो की संख्या कितना आ रहा है? 1. इसलिए अगर जनरल बात किया जाए कि रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो पहला में हमेशा 1 आएगा, और दूसरा जो नंबर होगा जो कॉलम की संख्या डिनोट करता है, उसमें वैरी होते जाएगा, मतलब बदलते जाएगा. तो अगर इसका जनरल ऑर्डर लिखा जाए तो यहाँ पे जनरल ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहला 1 1 तो फिक्स है, और ये सिर्फ वैरी करेगा, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/n. ठीक है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप्स में.
सेकेंड हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में पंक्ति अवयव बोलते हैं। अब ये क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति यानी कि एक ही कॉलम होगा, उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम या पंक्ति होगा, उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब यहां पे एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे ये हो गया हमारा 1 3 7। अब ये क्या है, इसमें अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स में रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। तो इसमें रो कितना है, 1 2 3, तो रो 3 है, तो 3 बाई कॉलम कितना है, हमेशा 1 होगा इसका। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 0 7 4 3 ये है। अब ये मैट्रिक्स जो है इसमें कॉलम कितना है, कॉलम 4 है, तो 4 बाई और सॉरी रो 4 है, कॉलम 1 है, तो ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हम लिखे हैं तो 3 बाई 1 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखे तो 4 बाई 1 है। यहां पे सेकेंड वाले जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जो नंबर, वो कांस्टेंट है, वो हमेशा क्या आ रहा है, 1। वेरी कौन कर रहा है, रो की संख्या वाले वेरी कर रहा है। तो अगर इस कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म देखा जाए ऑर्डर का, तो ऑर्डर ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, m बाई n। क्योंकि m हमेशा वेरी कर रहा है, तो यहां पे देख रहे हैं वेरी कर रहा है, इसलिए m इंटू 1 लिखेंगे। अब थर्ड हमारा मैट्रिक्स जो है, थर्ड टाइप की मैट्रिक्स, वो क्या है, नल मैट्रिक्स या इंपैरेटिव मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसका 3 नाम है, नल, इंपैरेटिव, जीरो, और इसको हिंदी में बोला जाता है शून्य अवयव। ठीक है, तो ये शून्य अवयव क्या है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एवरी एलिमेंट यानी कि जितना भी एलिमेंट उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। फॉर नल मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स के लिए अगर हम ये मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो Aij एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर इसका एग्जांपल हम देखें, अगर इसका हम देखें तो इस प्रकार के मैट्रिक्स यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नल मैट्रिक्स। तो यहां पे अब हम लोग देखेंगे फोर्थ यानी कि चौथा टाइप्स, वो हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव। अब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स और वर्ग अवयव क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए, उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पे हम लोग डिफिनीशन भी देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग द
सेम नंबर ऑफ रो, यानी कि समान पंक्ति एंड कॉलम, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या एंड स्तंभों की संख्या बराबर होगा, उस मैट्रिक्स को, चाहे उस अवयव को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे अगर हम जनरल बात करें फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij है, जिसका ऑर्डर क्या है? m/n। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर m और n दोनों बराबर होगा, तभी ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। यानी कि अगर जैसे ये एग्जांपल देखते हैं तो इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ की संख्या कितना है? तो पंक्ति कितना है? 1 2 3, और स्तंभ की संख्या कितना है? 1 2 3। तो यानी कि इसमें 3 गो रो है और 3 क्या है? कॉलम है, तो 3/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है? 2 गो रो है, 2 कॉलम है, तो इसलिए 2/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंपल सी बात है कि नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे डायगोनल मैट्रिक्स पे। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो उसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। 2 7 5 3 1 0, ये एक मैट्रिक्स हम लिए हैं। अब इसमें समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट यानी कि विकर्ण अवयव किसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस कोना से लेकर के इस कोना के बीच में हमारा जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट सब क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट, यानी कि विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, इसका एक और नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो इस एलिमेंट, इस अवयव को विकर्ण अवयव कहा जाता है, जिसको डायगोनल एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका हिंदी क्या है? विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाता है जो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट मैट्रिक्स में प्रेजेंट है वो 0 होना चाहिए। क्या बोले हैं कि डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स should be must square। तो a square matrix in which every non diagonal element, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के एलिमेंट्स इज 0, यानी कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट उस मैट्रिक्स में होगा वो सारे के सारे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे 4 डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij।
अब ये ए आई जे क्या है, एक एलिमेंट है और ये आई जे का मान वैरी करते रहेगा तो उसका उस एलिमेंट का पोजीशन चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये ए आई जे क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये जीरो होना चाहिए कब, जब आई और जे बराबर नहीं रहेगा तब जीरो होना चाहिए। जब आई और जे बराबर होगा तो कोई भी कांस्टेंट, सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। अब कोई भी डायगोनल एलिमेंट को लिखने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट को लिखने का तरीका है हमारे पास। ठीक है ना, डी आई ए जी मतलब डायगोनल, और ये सब क्या है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल, ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये डायगोनल एलिमेंट यानी कि विकर्ण अवयव को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है, जीरो है कि नहीं, ये सारा एलिमेंट। तो इस प्रकार से, अच्छा ये विकर्ण अवयव अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे 1 है, 0 0 0 0 0 0 0 7, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये विकर्ण अवयव को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जीरो अगर होता है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है अदिश अवयव। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तीनों सिमिलर मैट्रिक्स होता है, ये एक दूसरे से मिलता जुलता मैट्रिक्स है। ठीक है, ये दोनों, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा वो सारे के सारे सेम होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स में भी यही था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या होना चाहिए, जीरो। यहां भी सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। और इसके अलावा एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट जो है हमारा, वो डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जो भी नंबर होगा लेकिन समान होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो पूरे डायगोनल में ये 3 3 ही जाएगा। ठीक है, अब बाकी के अदर एलिमेंट्स शुड बी जीरो। तो यहाँ पे √3 है, बाकी एलिमेंट सब क्या है, जीरो है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो भी नंबर होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब आते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट जो भी नंबर, कोई भी नंबर हो लेकिन समान होना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होगा। ठीक है, क्या है
कि ऐसा मैट्रिक्स, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो लोग हम जो हिंदी में डिफिनीशन बोल रहे हैं उस डिफिनीशन को अपना लिख लेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ऐसी अवयव जिसमें विकर्ण अवयव हमेशा 1 होगा, बाकी का जो भी अवयव रहेगा वो सारे के सारे क्या होगा? 0 होगा। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बन सकता है इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अब ये कंडीशन क्या है? आप जानते हैं कि ये क्या है? एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट 0 होगा कब? जब i और j बराबर नहीं होगा। i j का मतलब विकर्ण अवयव को छोड़ करके, विकर्ण एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा 0 होना चाहिए, और जहां जहां i और j बराबर होगा वहां 1 होना चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल हम देखते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग I से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये n क्या है? ये n आपको ये बताता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये n ऑर्डर बताता है कि 2x2 है कि 3x3 है, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जैसे A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था? A11, A12, A13, अगर 3/3 लेते हैं तो 2-1, 2-2 और A23, A31, A32 और A33, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो यहाँ I और J होता है। ये पहला वाला क्या है? I है और दूसरा वाला क्या है? J है। तो जहां I और J बराबर होगा वहां पे क्या लेंगे? 1। तो यहाँ पे I और J दोनों बराबर है तो इसके जगह पे 1 आएगा। और या क्या है? यहाँ पे I और J बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि I और J बराबर नहीं है तो 0। यहाँ पे तीसरा पे भी 0 आएगा। यहाँ भी I और J बराबर नहीं है तो 0। यहाँ पे बराबर है तो 1 लेंगे, फिर 0 0 0 1। तो इस प्रकार के जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि विकर्ण अवयव जो है, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट जो दिया हुआ है वो हमेशा सेम होना चाहिए। इसमें क्या था कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए चाहे वो जो भी नंबर हो। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 ही होगा, इसमें और कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम रहता है, लेकिन जो भी मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है। और अगर इसको अगर आपने तो लिखना होगा तो I3, क्यों I3 क्यों इस मैट्रिक्स का नाम देंगे? इसलिए कि इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, इसीलिए यहाँ पे 3 आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि 1 1 0 0 1 ये है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? I2। क्यों? क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसीलिए इसका नाम क्या देंगे? I2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट 2 टाइप और रह गया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब ऊपर,
लेकिन इसके नाम का जस्ट उल्टा यहाँ पे काम होता है, ठीक है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होता है उस डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नाम है अपर लेकिन काम लोअर वाला होगा यहाँ पे। तो डिफिनीशन देखते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए IJ is called an upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for I greater than J। अब यहाँ पे I greater than J का मतलब क्या है, जैसे हम लोग A11, A12, A13 लिखते हैं उसी प्रकार से, यानी कि आप अगर कोई मैट्रिक्स लिख रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23। इस प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स है तो I बड़ा कहाँ पे है, अब देखिए अब इसमें I का मान कौन होता है, ये पहला वाला। तो इस सभी में देखिए पहला रो में हमारा I का मान 1 1 है, दूसरा रो में क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखिए I और J दोनों बराबर है तो क्या जीरो होगा, नहीं होगा जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, I छोटा है और J बड़ा है, तो I छोटा है और J बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो, जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि I जहां पे बड़ा होगा वहीं पे ये जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे तो छोटा है तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे होगा, होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे I बड़ा है, I कितना है 2 है और J कितना है 1 है। तो यहाँ पे हमारा मान क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे भी जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे भी जीरो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I और J दोनों बराबर है। उसी प्रकार से ये है इसका एग्जांपल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितना भी एलिमेंट होता है वो सारे के सारे जीरो होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ये विकर्ण अवयव, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सारे के सारे जीरो होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर, इसमें नाम के जस्ट विपरीत याद रखना है। लोअर है तो डायगोनल के ऊपर जीरो होना चाहिए, अपर है तो डायगोनल के नीचे जीरो होना चाहिए। तो ये सारा हमारा जितना भी मतलब कि 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, ठीक है। इसमें जो भी चीज आप लोग देखे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ये इतना प्रकार का मैट्रिक्स है। अब हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक है और इसी टॉपिक से हर साल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स, जिसको इक्वलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव में भी और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से ही। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मतलब समान अवयव। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्वलिटी या इक्वल तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, कम से कम उसमें 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम किसी चीज को तुलना करने के लिए हमको कम से कम दो चीज चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इक्वल मैट्रिक्स हमको देखना है, चाहे इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या क्या होगा और इक्वल मैट्रिक्स कब हो सकता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए, यानी कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी होगा जब वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन देखते हैं कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, यानी कि ए और बी बराबर तभी हो सकता है जब इफ दे आर द सेम ऑर्डर, यानी कि समान कोटि का अवयव रहेगा दोनों, तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, तो उसका देयर corresponding elements are equal। अब corresponding elements क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यानी कि कोई भी दो अगर मैट्रिक्स हमारा क्या है, A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 4 7, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो अगर इक्वल मैट्रिक्स एक लेंगे हम तो उसका भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज है, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि संगत अवयव समान होगा, यानी कि जो भी दो मैट्रिक्स बराबर होगा उसका संगत अवयव समान होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है कि पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट दूसरा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट के बराबर होगा, ये कहलाता है संगत अवयव, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये दूसरा एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, तो ये कहलाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि जो इस मैट्रिक्स का जो पोजीशन में जो एलिमेंट है उसी पोजीशन में बी मैट्रिक्स के अवयव क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। अब अगर दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं जो इस पे आधारित है, ठीक है, और यही इसी टाइप का एग्जांपल हमारे एग्जाम में भी आता है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है, एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड x y z, फाइंड x y z वेयर ये चीज आपको दिया हुआ है, वेयर 5 3 x और 7 और ये बराबर है y z 1 7 का,
ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा हमारे पास एक एग्जांपल है। हमको क्या करना है, फाइंड एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है। और हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वेयर ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो हम क्या जानते हैं कि जब भी कोई दोनों मैट्रिक्स बराबर होता है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी चीज का उपयोग हम यहां पे करेंगे, ठीक है। तो x और y z का मान निकालना है और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा, इसका मतलब क्या कि इन दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास 5, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा y का। इसका मतलब y का मान निकल गया कितना, 5। और 3 बराबर किसका हो जाएगा, z का। तो 3 इज इक्वल टू z, तो z का भी मान निकल गया हमारे पास। और x बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये x y और z का मान निकल गया। लेकिन यहाँ पे हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और इस प्रॉपर्टी का यूज किया है कि अगर कोई मैट्रिक्स बराबर होता है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। अब हम लोग इस पे आधारित और एग्जांपल करते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। Find the value of x, y, z and a which satisfy the matrix equation, यानी कि यहां भी हमको दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स का, और यहाँ पे x, y, z और a का मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चार चीज का मान हमको कैलकुलेट करना है और दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होगा तो उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, x + 3 2y + x और z - 1 4a - 6, और ये बराबर किसका है, ये बराबर है 0 - 7 3 और 2a मैट्रिक्स के बराबर है। अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि x + 3 किसके बराबर होगा, x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x = क्या हो जाएगा, 3 जाएगा उधर तो -3, तो x का मान क्या आ जाएगा, -3। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये किसके बराबर होगा, -7 का, यानी कि 2y + x = -7। अब यहाँ पे x का मान पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y और x का मान क्या है, -3, तो -3 पुट कीजिए तो -7, तो 2y = ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -7 + 3 ये कितना हो जाएगा, -4। तो 2y = -4, तो y = क्या हो जाएगा, -2। ये हो गया y का मान। अब हम लोग देखेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा इसके, ठीक है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, बराबर होता है। तो z - 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, तो ये -1 इधर जाएगा तो z =
3 + 1 यानी कि z का मान क्या आ जाएगा 4। तो z का मान 4 हो गया। अब हम लोग चौथा एलिमेंट, तो चौथा एलिमेंट इसके चौथे एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है 4a - 6 = 2a। ठीक है, तो इस -6 को उधर ले जाइए और इस 2 को 2a को इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा 4a - 2a = 6। तो क्या हो जाएगा 2a = 6, तो a = 3, यानी कि सारे का मान यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज का आपको इमेज दिखाते हैं, और वो इमेज जैसे अब तक का जितना भी थ्योरी हुआ है वो थ्योरी आप पढ़ करके और ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज जूम करके आप क्या कीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन को लिख करके और इससे पहले जितना भी थ्योरी हम किए हैं उस थ्योरी और एग्जाम्पल को करके आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप बना सकते हैं और जूम करके आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।